प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम लोग स्टडी कर रहे हैं आज किसी कण की साम्यावस्था। जैसा कि आपको विदित है, हम लोग इससे पहले संवेग संरक्षण की चर्चा कर चुके हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अब भी पूछ सकते हैं। मतलब आप लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, अदरवाइज़ कॉल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से पूछ सकते हैं अगर कोई समस्या रहती है तो। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आज हमारे पास 2-3 एक उनकी स्टडी करेंगे। किसी कण की साम्यावस्था से क्या अभिप्राय है, इसको स्टडी करने वाले हैं आज हम लोग। देखिए, साम्यावस्था का मतलब ये है कि पिंड पर नेट बल जो है, परिणामी बल जो है, वो क्या है, शून्य है। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियमानुसार कि यदि परिणामी बल शून्य है तो पिंड या तो विराम में है तो विराम में ही बना रहेगा, और यदि एक समान रूप से एक गति में है, नियत वेग से गति में है, तो वह नियत वेग से गति में ही बना रहेगा। इस प्रकार के पिंड को हम क्या कहते हैं कि पिंड क्या है, साम्य में है। ओके, ये बात मैं मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ। यदि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग शून्य है। सदिश योग शून्य है, मतलब परिणामी बल क्या है, 0 है। तो पिंड साम्यावस्था में होगा। पिंड क्या होगा, साम्यावस्था में होगा। ओके, इसके बाद में हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी बलों का यदि सदिश योग शून्य है, सभी बलों का सदिश योग यदि शून्य है, तो पिंड विराम में है या एक समान गति में है, एक समान गति में है। ओके, उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार यदि परिणामी बल क्या होता है, परिणामी बल शून्य होता है, बलों का सदिश योग शून्य होता है, तो पिंड एक समान गति में तो एक समान गति में बना रहता है, हमने स्टडी किया था। और विराम में तो विराम में बना रहता है। ये दोनों स्थितियां जो है ये क्या कहलाती है, ये साम्यावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ थोड़ी सी स्टडी और कर लेते हैं। एग्जाम्पल है कि माना एक पिंड है, ये रहा एक पिंड है, इस पर बल लग रहा है इधर से F1। ओके, इधर से लग रहा है पिंड पर दूसरा बल F2। ये है पिंड, आपके सामने यह एक है पिंड। इस पर कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं। यदि यह साम्यावस्था में है तो इन दोनों बलों का जो सदिश योग है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं किसी पिंड पर F1 व F2 2 बल कार्यरत हैं। यदि पिंड क्या है, यदि पिंड साम्यावस्था में है, यदि पिंड साम्यावस्था में है तो बलों का परिणामी शून्य होना चाहिए। बलों का परिणामी शून्य होना
चाहिए। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि F1 जो है वो F2 के बराबर होगा परिमाण में तो, और दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। क्यों भाई? भी अगर दिशा में विपरीत होंगे तभी तो एक को दूसरा बल कैंसिल कर पाएगा। ठीक है, और परिणामी बल क्या बनेगा, शून्य बनेगा। तभी हम लोग इस पिंड को क्या कह पाएंगे, साम्य अवस्था में कह पाएंगे। ओके, अगर पिंड पर दो बल काम कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ दो की बजाय तीन बल काम करें तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा पिंड है, यदि किसी पिंड पर F1, F2 व F3 बल कार्य करें, मतलब एक पिंड है जिस पर कितने बल काम करते हैं, 3, तो क्या शर्त होनी चाहिए उसकी साम्य स्थिति में होने के लिए? क्या शर्त होनी चाहिए कि पिंड साम्य अवस्था में हो? मान लीजिए यह आपके पास एक पिंड है और इस पर एक बल काम कर रहा है F1, ठीक है, और एक बल काम कर रहा है F2 और एक बल काम कर रहा है F3। ये है पिंड, 3 बल काम कर रहे हैं। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यह साम्य में हो? ध्यान से समझिएगा। यदि पिंड पर कार्यरत बल F1 व F2 का परिणामी, ध्यान दीजिएगा, दो बल लिए मैंने, कोई भी दो, F1 व F2 का परिणामी बल F3 के विपरीत दिशा व परिमाण में समान हो तो पिंड साम्य अवस्था में होगा। साम्य अवस्था में होगा कैसे, थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे ये हो पाएगा। यदि F1 और F2 का जो परिणामी है वो यहाँ से ऐसे बन जाए, मतलब F12 इन दोनों का जो परिणामी है यहाँ से बन जाए, किसके विपरीत बन जाए, ये बन जाए F3 के विपरीत बन जाए, तो इस बल के द्वारा इस बल को कैंसिल किया जा सकेगा। लेकिन यह ज़रूरी है कि इन दोनों का परिमाण भी क्या हो, समान, तभी कैंसिल किया जा सकेगा। अर्थात परिणामी बल क्या रहेगा, शून्य रहेगा, और परिणामी बल शून्य है तो हम उस निकाय को, उस पिंड को क्या कह सकते हैं कि वो साम्य अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा। पहली बात तो ये हो गई। ओके, और कोई पता लगाने का तरीका है क्या कि यह बल उसे साम्य स्थिति में ला सकते हैं या नहीं? देखिए, एक और तरीका है। यदि पिंड पर 3 बल कार्यरत हैं, 3 बल कार्यरत हैं, ठीक है, जैसा कि अपने इस एग्जाम्पल के अंदर है, कितने बल कार्यरत हैं, 3 बल कार्यरत हैं। यदि पिंड पर 3 बल कार्यरत हैं और इन बलों की सहायता, इन बलों की सहायता से एक ही क्रम में त्रिभुज की तीनों भुजाओं को
प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, तो फिर ये तीनों बल साम्य में कहलाएंगे, अर्थात पिंड जो है वो साम्य में कहलाएगा। देखिए कैसे ऐसा संभव है, इसको भी समझेंगे हम लोग। तीनों भुजाओं को प्रदर्शित करना है, वो भी एक ही क्रम में, ठीक है। कैसे ये कर सकते हैं, हमने पहले स्टडी किया है वैसे तो सदिश वाले टॉपिक के अंदर, फिर भी दोबारा से देख लीजिए। F1 को उठाया मैंने, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, जैसा है वैसे ही उठाना है, ठीक है, लंबाई भी चेंज नहीं करनी है। फिर हम लोगों ने किसको उठाया, हमने उठाया है F3 को उठा लेते हैं, F3 को उठाते हैं, ये हो गया F3, यहाँ हो जाएगा F3, ये हो गया F3, ये हो गया F1। अब आकाश में तो कहीं भी ले जा सकते हैं ऐसे उठा करके, लेकिन आप उसकी डायरेक्शन और लेंथ को मत चेंज कीजिए। अब F2 को हमने उठाया और F2 ऐसे अगर लगाना संभव है, F2 कैसे सेट किया जा सकता है, अर्थात कहने का मतलब एक ही क्रम में तीनों भुजाओं को अगर आपने फिट कर दिया है तो इस कंडीशन में तीनों का जो सदिश योग होगा वो शून्य होगा। क्या F1 है ये, यहाँ लिख देता हूँ F1 को, कहाँ पर, यहाँ, ये है F1। इस स्थिति में तीनों बलों का सदिश योग क्या होगा, शून्य होगा। और अगर बलों का सदिश योग शून्य है, परिणामी बल शून्य है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि जो निकाय है, जो पिंड है, वो क्या है, साम्य अवस्था में है। उम्मीद है साम्य अवस्था वाला पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से अगर 3 से ज़्यादा बल काम कर रहे हैं तो उन बलों के द्वारा यदि आप बहुभुज की सभी भुजाओं को एक ही क्रम में रिप्रेजेंट कर सकें, प्रदर्शित कर सकें, तो उन बलों का भी सदिश योग शून्य होगा और पिंड किस अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा। यदि उन बलों द्वारा बहुभुज को बंद नहीं कर पाए, एक ही क्रम की भुजाओं द्वारा बंद नहीं कर पाए, तो इसका मतलब उन बलों द्वारा उन बलों के लगने की स्थिति में पिंड साम्य अवस्था में भी नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। ये साम्य अवस्था पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये आपके साथ स्टडी करते हैं, समझिएगा इसे। ये है क्वेश्चन, आपकी बुक में भी है, आप क्वेश्चन चाहे वहाँ से पढ़ लेना, मैंने केवल डायग्राम बनाया है आपको हल करवाने के लिए। यहाँ आपको ये डोरी दी हुई है, ठीक है, इस डोरी पर एक इधर की ओर बल लग रहा है, कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का, और एक नीचे की ओर बल लग रहा है, कितने न्यूटन का, 60 न्यूटन का। पूछा क्या गया है हम लोगों से, हमसे पूछा गया है थीटा का मान, चित्र में आपको थीटा दिख रहा होगा, इसका मान पूछा गया है। ओके, तो प्रयास करते हैं हम इसे करने का। पहली बात तो ये निकाय जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है साम्यावस्था में, साम्यावस्था में है। अगर साम्यावस्था में है तो इस पर क्षैतिज में लगने वाले बलों का परिणामी शून्य होगा, और साथ ही साथ ऊर्ध्वाधर में लगने वाले बलों का परिणामी भी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों दिशाएं स्वतंत्र है। एक्स दिशा में लगने वाला बल वाई दिशा में कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। ओके, तो हम लोग साम्यावस्था में है, तो एक बात कहेंगे, साम्यावस्था में है इसलिए क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर लगने वाले बलों का सदिश योग क्या होगा, सदिश योग शून्य होगा, सदिश योग क्या होगा, शून्य होगा। ओके, तो हम क्षैतिज में लगने वाले, ऊर्ध्वाधर में लगने वाले बल तो ज्ञात कर लें, शून्य की बात फिर कर लेंगे। देखिए जो आपको यहाँ डोरी में तनाव T1 दिख रहा है,
जब बाहर लटकाएंगे, इधर से खींचेंगे तो डोरी तनित हो जाएगी, अर्थात डोरी में तनाव उत्पन्न होगा। डोरी में तनाव T1 दिख रहा है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे। इधर वाला घटक कहलाएगा T1 साइन थीटा और ऊपर की ओर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा T1 कॉस थीटा। उम्मीद है आप ये घटक बनाना जानते होंगे। थीटा की ओर का कोस का होता है और थीटा के अदर साइड का जो होता है थीटा, लेकिन ये घटक लंबवत ही होते हैं, जो साइन कोस वाला की चर्चा कर रहा हूँ। थीटा की और जो लिया जाता है वो कॉस का, और थीटा की दूसरी साइड का जो होता है वो होता है साइन का कंपोनेंट। सीधा सा हमने द्विविमीय विभाजन में ये बातें याद भी की थी। ओके, अब जैसा कि हमने यहाँ चर्चा की है कि ऊर्ध्वाधर वाले भी शून्य होंगे और क्षैतिज वाले बल भी क्या होंगे, शून्य होंगे। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने चर्चा की है क्षैतिज संतुलन से, क्षैतिज साम्य अवस्था से T1 साइन थीटा, T1 साइन थीटा बराबर क्या होगा 50। ये होगी समीकरण 1। क्या होगी समीकरण 1? ओके, अब हम लोग बात करेंगे ऊर्ध्वाधर संतुलन से। ओके, तो ऊर्ध्वाधर में नीचे की ओर कितना लग रहा है बल भाई? नीचे की ओर लग रहा है W। कितना लग रहा है? W। और क्या लग रहा है नीचे की ओर? बस W ही लग रहा है। ऊपर की ओर बराबर T1 cos थीटा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, T1 cos थीटा बराबर में W। ये हो गया समीकरण 2। एक ही यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये T1 ही रहेगा। डोरी में तनाव जो है वो T1 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो डोरी है वो तो एक ही है ना, अभी दो डोरियां तो लगी नहीं है, एक ही डोरी है, ठीक है। तो जब डोरी एक है तो तनाव जो है वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इन दोनों समीकरणों को हल करने की। तो हल करना है, हमें थीटा ज्ञात करना था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, थीटा ज्ञात करना है। तो हम समीकरण 1 व 2 से हल कर लेते हैं आगे। समीकरण 1/2, मतलब 1 में किसका भाग लगा देंगे? 2 का। T1 साइन थीटा बटा में T1 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 50 बटा में W का मान कितना है? 60। तो सीधा मैं लिख देता हूँ 50 बटा में 60। T1 कट गया, tan थीटा बराबर बन गया 5 बटा में 6, अर्थात थीटा बराबर बन गया tan इनवर्स 5 बटा में 6। ये ज्ञात हो गया थीटा का मान। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा के क्या लिए हैं? संतुलन लिए हैं। ओके, अब हम चर्चा करने वाले हैं यांत्रिकी में सामान्य बल किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। इनकी ये कोई टॉपिक नहीं है, इसमें दो आपको नाम समझाने हैं बस, और कुछ नहीं है। दो शब्दों का आपको पता होना चाहिए। वो कैसे शब्द है, इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए यह फर्श पर कोई वस्तु पड़ी है। यह एक वस्तु है और कहाँ पड़ी है? फर्श पर पड़ी है, और ये है वस्तु। ओके, आप क्या कर रहे हैं? आप इस वस्तु पर इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं। किस डायरेक्शन में? कहीं से इस डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं? F बल लगा रहे हैं बाहर से आप। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये वस्तु चल नहीं रही, वस्तु काफ़ी भारी है और वस्तु चल नहीं रही। अगर आपने बल लगाया है तो एक्चुअली वस्तु को चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बल की स्थिति में वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन क्यों नहीं चल रही है? ठीक है, इसको हम समझेंगे। देखिए, यह वस्तु साम्यावस्था में है। वस्तु क्या है? साम्यावस्था में है। अतः इस पर नेट बल शून्य है। नेट बल क्या है? शून्य है। नेट बल शून्य है, लेकिन हमने तो एक ही बल लगाया, शून्य कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ
अवश्य इस पर कोई और भी बल कार्यरत हैं, अवश्य इस पर और भी बल कार्यरत हैं। इस बल के दो कंपोनेंट होंगे, एक बल होगा जो लगेगा किधर की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगेगा, ऐसे। इस बल के दो घटक हैं, ये जो F है ना, इसके दो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं, ठीक है। एक लगेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, वो कौन सा कहलाता है, ये कहलाती है अभिलंब प्रतिक्रिया। या इसे अभिलंब बल कह सकते हैं, ओके। ये वस्तु नीचे की ओर अपना भार रखे हुए हैं, उसके कारण एक ऊपर की ओर प्रतिक्रिया है यह। अब हम चर्चा करेंगे कि इस बल का एक इधर की ओर भी तो कंपोनेंट होगा, इधर की ओर यह है भी। इस बल के दो कंपोनेंट हैं, एक तो ऊपर की ओर हो गया और एक हो गया संपर्क दिशा में। ये किसकी ओर है, ये है संपर्क दिशा में कार्यरत बल है। तो चलो ठीक है, इस कंपोनेंट के कारण तो आगे कैसे चलेगा ये तो हमें बात समझ में आती है। जो ऊपर की ओर कंपोनेंट है इसके कारण तो आगे नहीं चल पाएगा, लेकिन इस संपर्क दिशा में कार्यरत बल के कारण तो आगे चलना चाहिए था ना, क्यों नहीं चल रहा। अवश्य ही कोई एक ऐसा बल भी है जो इसका विरोध करता है और पीछे की ओर काम करता है। इस बल को क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ दो शब्द समझे हैं, गति का विरोध करने वाला संपर्क सतह के अनुदिश जो बल है घर्षण बल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वस्तु की गति का विरोध करने वाला वस्तु की सतह के अनुदिश बल, अनुदिश बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, ओके। क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, जो गति का विरोध करता है। जैसा ये यहाँ हमने रेड पिंक से शो किया है, ओके। यह बल कौन सा है, ये बल आपने जो बाह्य बल लगाया है, ये कौन सा बल है, ये बाह्य बल है। इसके कारण संपर्क सतह के अनुदिश कार्यरत बल है, और इस बल के कारण वस्तु को क्या करना चाहिए था, गति करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रही है, क्योंकि गति का विरोध करने वाला कोई ना कोई बल मौजूद है, इसीलिए वस्तु गति नहीं कर रही है। इस बल का ऊपर की ओर एक कंपोनेंट है जो वस्तु को ऊपर की ओर खींचता है। अगर ये बल नहीं भी लगता, बाह्य बल आप नहीं भी लगाते, तब भी ये अभिलंब प्रतिक्रिया तो होती। क्यों होती भाई, क्योंकि वस्तु नीचे की ओर बल लगा रही है, तो ये फर्श क्या करेगा, वस्तु को ऊपर की ओर धकेलेगा, अर्थात अभिलंब प्रतिक्रिया करेगा। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पुनः पूछ सकते हैं, तो मैं कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस बात को थोड़ा सा दोबारा से डिस्क्राइब कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।